जुंदुल्ला का नहीं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नाइन्थ पे चलते हैं, वो है फर्दिनांड मार्कोस वाज एन ऑटोक्रेटिक रूलर ऑफ। किस कंट्री का जो ये ऑटोक्रेटिक रूलर था, फर्दिनांड मार्कोस? ये है फिलीपींस। फिलीपींस का ऑटोक्रेटिक रूलर था, ठीक है। और फिलीपींस का कैपिटल क्या है? फिलीपींस का कैपिटल किसी को पता है? फिलीपींस का जो कैपिटल है वो है मनीला। ये आपको पता होना चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इधर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसी ने नाम सुना है इसका? यस सर। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है वो नीला के अंदर है, ठीक है। ये जैसे आपने हमारा आईएमएफ है ना, अमेरिका बेस्ड इंस्टीट्यूशन है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये अमेरिकन बेस्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। उसी को काउंटर करने के लिए चाइना ने अपना एक चाइना बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है। और इसका जो हेड है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, वो है योंग ये। इसका जो हेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, उसका नाम है योंग ये। लास्ट ईयर की डेवलपमेंट ये, मतलब इसी साल के जो लोग अभी अपियर होना चाह रहे हैं आईबी के अंदर, पीएम अंदर, के लिए भी आता होना चाहिए। योंग ये जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तानी ब्रांच को। आवाज आ रही है? शोर बहुत आ रहा है आप में से किसी की तरफ से, प्लीज आप ये बंद कर लें। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक सेकंड में आ। फिलीपींस का कैपिटल जो है वो है मनीला, और आपको इसमें पता होना चाहिए। और हवाई का कैपिटल पता होना चाहिए, हवाई का कैपिटल है होनोलुलु, ठीक है। नंबर 10 है, द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन। किस चीज का, कौन से ऑर्गन है जिसका पार्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा? ब्रेन का सर। ब्रेन का पार्ट है। और ये जो है हमारा क्या चीज मॉनिटर करता है? ये जो हमारा ब्रीदिंग रेट है और जो हमारा ब्लड प्रेशर, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है हमारी बॉडी के, आपको पता है ना एक्शंस दो तरह के होते हैं, बल्कि तीन तरह के होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और फिर रिफ्लेक्स एक्शंस। तो हमारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, यानी वो जो हमारा दिमाग, चाहे हम सो रहे हो चाहे हम जाग रहे हो, वो खुद ही कंट्रोल करता है, हमें उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती अपने उन एक्शंस को कंट्रोल करने। जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमारा ब्लड फ्लो चल रहा है, हार्ट रेट जो है, पंपिंग का सिस्टम सारा, वो जो है वो ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये इस चीज को डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ एना कारेनिना। इस बुक का ऑथर, ये एक फेमस ऑथर है, आप गेस करें, इसका नाम आपने सुना होगा काफी मर्तबा। ये जो ऑप्शंस में अवेलेबल हैं इनमें से आपको कोई नाम सुना हुआ लग रहा है? सर ए ऑप्शन। इसमें जो मोस्ट कॉमन आपने एफपीएससी के एमसीक्यूज अगर आपने देखने हैं ना, उसमें 3-4 ऑथर्स के नाम बहुत दफा ना रिपीट होते हैं, जिसमें से एक जो है वो लियो टॉल्स्टॉय है। ऑथर काफी, और जो है तो आपने, आपको ऑप्शन समझ नहीं ना लग रही, आपको एमसीक्यूज नहीं आता और आपने चीटिंग करने से अच्छा, देखें ये जो जॉब है ना, ये आपने ये जो एग्जाम आपने देना है, ये आपने डिग्री के लिए नहीं देना, ये तो आपने जॉब के लिए देना है। तो अगर आप चीट करके कोई जॉब लेंगे ना, तो उसमें बरकत नहीं पड़ती। आपने इसमें चीटिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। आपको अगर एमसीक्यूज नहीं आ रहा, आप छोड़ दें,
पीएमएस में तो बेहतर है अगर आपको नहीं आ रहा तो आप छोड़ दें, क्योंकि पीएमएस की नेगेटिव मार्किंग 25, अगर आपका एक एमसीक्यू गलत होता है तो उसके 0.25 मार्क्स कटते हैं, उसमें वाला लगाना छोड़ दें। अगर आप श्योर हैं तो ही आप जाएं, वरना फजूल में नंबर कटवाने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरा, अगर आपके बाकी के जो वन पेपर एमसीक्यूज है उसके अंदर आपको नहीं समझ लग रही तो आप तुक्का लगा सकते हैं कि लियो टॉल्स्टॉय आंसर जरूर होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑथर्स का हमें नहीं इतना पता हो, लेकिन लियो टॉल्स्टॉय एफपीएससी और बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट ऑथर है। ठीक है, तो आप गैस लेना चाहें तो वहां पर ले सकते हैं। नेक्स्ट है, इन जुलाई 2018 पाकिस्तानी नेवी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ 4 वॉरशिप्स फ्रॉम, किस कंट्री से पाकिस्तान ने 2018 में 4 वॉरशिप्स लेने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? वो है टर्की। टर्की ने हमें 2018 में 4 वॉरशिप के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से 2 जो है वो टर्की के अंदर ही बनेंगे विद कोलैबोरेशन ऑफ टर्की, और बाकी के जो 2 हैं वो हमारे पाकिस्तान में आके असेंबल किए जाएंगे इंडिजिनसली। ठीक है, तो 4 इस तरह होंगे। नंबर 13 है, अ बफर स्टेट इज, इनमें से कौन सा ही ऑप्शन जो है वो बफर स्टेट को एक्सप्लेन करती है? बफर वैसे होता क्या है? बफर किस चीज को कहते हैं? आप में से अगर किसी ने कोई कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है या इवन केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो उनको जरूर पता होगा बफर का। बफर एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान में या 2 एंटिटीज के दरमियान में होती है, और वो एक करंट टेम्परेरी स्टे कह लें आप, या न्यूट्रल ग्राउंड कह लें आप, वो बफर होता है जहाँ 2 स्टेट्स या 2 इंस्टीट्यूशन के दरमियान में एक जो कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे कुछ देकर कॉमन एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, अब बफर से आउटपुट तक जाने के दरमियान में जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो भी बफर के अंदर हो रही होती है। बफर जो है उसके अंदर जो चीज आप डालेंगे वो एज इट इज कुछ टाइम बाद आप उसको निकाल सकते हैं, बफर का मतलब ये है। सही, तो बफर स्टेट जो है इसमें से जो ऑप्शन सी है, इज अ स्मॉल स्टेट बिटवीन 2 बिग हॉस्टाइल स्टेट, वो बफर स्टेट होती है। नंबर 14 है, नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1965 वॉर, कौन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे 1965 की जंग में? किसी को नहीं पता? इंदिरा गांधी सर। इंदिरा गांधी उनके बाद आई थी, इधर लाल बहादुर शास्त्री थे जी। जब आपको आंसर पता है तो आप प्लीज बोला करें, कोई भी आपको कंडेम नहीं करेगा गलत आंसर देने पे भी, लेकिन आप बोलें, प्लीज बोलें। लाल बहादुर शास्त्री जो है वो 1965 की जंग में इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर थे, और इंदिरा गांधी उनके बाद आई थी जब शिमला का मुआहदा हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम पे इंदिरा गांधी हमारी तरफ से। नंबर 15 है, HTML इज द बेसिक लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट, इनमें से क्या चीज जो है वो HTML लैंग्वेज के थ्रू बनाई जाती है? वेब पेजेस। वेब पेजेस जो है वो HTML, वेब पेजेस वो जो हमारे इंटरनेट पे जैसे google.com है, वो एक वेब पेज है, तो उसको बनाया गया जो है वो HTML लैंग्वेज के थ्रू बनाया गया है। ठीक है। फिजियोथेरेपी डील्स विद, फिजियोथेरेपी एक मेडिसिन की या मेडिकल की एक ब्रांच है, वो किस चीज से डील करती है? वो डील करती है immobility of joints, immobility of joints and muscles, ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स, कौन सी फील्ड डील करती है? कल हमने एक एमसीक्यूज में देखा था। अच्छा, जो लोग लाहौर में रहते होंगे, सर्विस हॉस्पिटल में उसका एक बहुत बड़ा एक यूनिट भी है। क्या सर, सवाल रिपीट करें? हार्ट डिजीजेस को कौन सा मेडिकल का जो शोप है उसको एक स्पेसिफिक नेम, कार्डियोलॉजी। वो हार्ट डिजीजेस को डील करती है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी जो है वो हार्ट डिजीजेस को डील करती है। ठीक है। यस। 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? कितने जीरो? 12। कोई बताएगा? 9। 12। 1 ट्रिलियन में 12 जीरोस होते हैं। 1 बिलियन के अंदर जो है वो 9 जीरोस होते हैं।
और 1 मिलियन के अंदर जो है वो 6 जीरोस होते हैं। 1 मिलियन यानी कि आपका कितना बनता है? 10 और लाख। रुपीज में अगर हमारे कन्वर्ट करें 10 लाख बनता है, ठीक है, 10 लाख। और बिलियन जो है उसमें 9 जीरोस हैं, ठीक है, और ट्रिलियन में 12 हैं। इन तीन का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सर है विच ट्रिलियन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिलियन 1 फाइल्स खरब हैव बनेगा। एन ट्रिलियन बनेगा भाई आपका, यस सर, 100 अरब जो सर 10 इसमें होते हैं। करोड़ है वो बिलियन होता है। ये मेरे ख्याल से 1 खरब को ही कहते हैं। यस सर, 1 खरब को कहते हैं सर, 100 अरब इसमें होते हैं। इसके ऊपर भी है, जिलियन भी है, फिर उसके ऊपर ये आपने जब पढ़े होंगे ना, फिजिक्स में पढ़ी है, 9th क्लास के अंदर एक सीरीज चलती है, आटो फेम्टो पीको नैनो माइक्रो, फिर वो जाते जाते 10 टू रेस पावर 18 तक जाती है। ये भी वैसी ही यस काउंटिंग है। 10 टू रेस पावर 6 जो है वो 1 मिलियन होता है। 10 रेस यस पावर 9 जो है वो 1 बिलियन है। 10 टू द पावर 12 जो है वो 1 ट्रिलियन है। फिर इसके बाद जिलियन भी आता है एक, फिर गजिलियन आता है। जिलियन जो है वो 10 रेस पावर 15, गजिलियन जो है वो 10 रेस पावर 18 है, ठीक है। यस। नेक्स्ट है विच ऑफ द, पर आपने सिर्फ 3 याद रखने, ट्रिलियन, बिलियन और मिलियन का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स हैव एन एमपीजी एक्सटेंशन? वीडियो, इमेज, वीडियो की जो हमारी जो फाइल्स होती है कंप्यूटर में या फाइल्स के अंदर, कॉमन फॉर्मेट, ये जो एक्सटेंशन का मतलब होता है फॉर्मेट। जैसे नॉर्मली हम लोग जो ऑडियो फाइल्स डाउनलोड करते हैं नेट से, कोई बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, कोई हॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, या किसी के भी आपको सॉन्ग्स पसंद है वो आप डाउनलोड करते हैं, वो MP3 के, नॉर्मली MP3 फॉर्मेट के अंदर होते हैं, ठीक है। वैसे ही MP4 का नॉर्मल का जो फॉर्मेट है वो है उसका वीडियोस का, लेकिन उसके अलावा हाई क्वालिटी में जैसे जैसे जाते हैं AVI एक फॉर्मेट आता है वीडियोस का, देन MPG है, MP3 है, ये सारे वीडियोस के फॉर्मेट्स हैं। नेक्स्ट है नंबर 19, द ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज एंडेड द। इनमें से ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज ने क्या चीज एंड की? ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज जो है बाय द वे एक पीस ट्रीटी थी। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज ने क्या चीज को एंड किया? सर ये पीस वर्ल्ड के वॉर लिए 1। बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के एंड पे उसको खत्म जब किया गया तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज बनाई गई, यस उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। और उसी के बाद ही फिर लीग ऑफ नेशंस भी आती है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज ये 1919 के अंदर की गई थी जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई, और फिर यस 1920s के अंदर जो है वो इसी का ही एक पार्ट था ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज का, जिसके मुताबिक फिर आगे लीग ऑफ नेशंस बनी। लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी ताकि वर्ल्ड वॉर 1 जैसा दोबारा कोई इंसिडेंट जो है वो अपीयर ना हो, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 दोबारा इरप्ट हो गई और लीग ऑफ नेशंस जो है फिर फारग कर दी गई। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही लीग ऑफ नेशंस के फॉर्मेट के ऊपर एक अच्छे स्केल पे यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया, सही। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री वॉन मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप्स? इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप्स विन किए हैं? ब्राजील। ब्राजील जो है उसने सबसे ज्यादा मर्तबा जो है वो फीफा वर्ल्ड कप विन किए हैं, प्रिसाइसली 5 टाइम्स। 5 मर्तबा जो है ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं। इसके अलावा जो हमारा इटली और जर्मनी इसमें बताया गया, उन्होंने 4-4 मर्तबा, 4 टाइम्स ईच जो है फीफा वर्ल्ड कप्स को विन किया है। इनके बाद जो सीरीज में नाम आता है वो फ्रांस और अर्जेंटीना का आता है, उन्होंने 2 टाइम्स ईच विन किया फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 21, सन इज अ। सन क्या चीज है? प्लेनेट है, कॉमेट है, एस्ट्रॉइड है, या नन ऑफ दीस? सर नन ऑफ दीज आएगा, सन स्टार है तो नन ऑफ दीज है। प्लेनेट कौन कौन कह रहा है? प्लेनेट अभी किसी ने कहा था, येलो ड्वार्फ। बोले क्या पता प्लेनेट ही, ठीक है। सर ड्वार्फ आप नन कहना ऑफ चाह दीज रहे आएगा, हैं स्टार जो है है, वो जो ड्वार्फ सन प्लेनेट इज है। अ स्टार। नहीं, भी कोई ड्वार्फ प्लेनेट के लिए प्लेनेट भी नहीं है, कॉमेट भी नहीं है, एस्ट्रॉइड भी नहीं है। सन जो है एक स्टार है,
ठीक है, तो इसमें नन ऑफ की ऑप्शन कर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि सन एक स्टार है, प्लेनेट भी नहीं है। ये प्लैनेट्स जो है वो एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि स्टार की ग्रेविटी बहुत कह लें प्लैनेट्स की ग्रेविटी से ज्यादा होती है, और वो प्लैनेट से ज्यादा डेंस होते हैं। इसलिए जो प्लैनेट्स हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि वो उस स्टार, एक बड़े स्टार के अराउंड वो रिवॉल्व करेंगे। और जो आपने ब्लैक होल का नाम सुना होगा अक्सर, ब्लैक होल जो Yes, है वो sir. जब एक स्टार जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है ना, तो वो ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, ब्लैक होल की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो बहुत एक्सट्रीम उसकी ग्रेविटी होती है कि कोई चीज भी जो है ना उसे वो जो है एस्केप नहीं कर पाती। इवन लाइट भी जो है वो ब्लैक होल से एस्केप नहीं कर सकती। अगर ब्लैक होल के पास लाइट भी आएगी तो वो उसको भी एनगल्फ कर लेगा, क्योंकि ये जो आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन है, जिसके मुताबिक मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred from one form of energy to another form of energy। जो ब्लैक होल है वो इसकी प्राइम एग्जांपल है। ब्लैक होल जो है वो आसपास का मैस जो है वो ब्लैक होल कॉन्टिन्यूसली एरोड होता जाता है, लेकिन अपना मैस बढ़ाने के लिए वो आसपास के जितने भी मैस होगा या प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, स्टार, उनको इनगल्फ कर जाता है। वो बढ़ता चला जाता है, उसकी ग्रेविटी में भी इसीलिए इजाफा हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो ब्लैक होल बहुत ज्यादा, और वो लाइट को भी नहीं एस्केप कर पाती ग्रेविटी को, और वो इनगल्फ हो जाती है उसमें। ठीक है, तो सन जो है वो एक स्टार है, प्लैनेट भी नहीं। और जो ड्वार्फ प्लैनेट, जो अभी एक फीमेल स्टूडेंट कह रही थी कि ड्वार्फ प्लैनेट जाता है जो कि जिसके ऑर्बिट के जो जिसका एक स्पेसिफिक ऑर्बिट तो हो, लेकिन अपने ऑर्बिट के अंदर जो है वो सबसे बड़ी चीज जो है ना, एक सब प्लैनेट जो है ना वो अपने ऑर्बिट में सबसे बड़ी एंटिटी होता है। अगर वो उसके ऑर्बिट में उसके बराबर की भी एंटिटीज मौजूद है ना, ठीक है, तब वो ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर होता है। प्लूटो जो है वो इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम से माइनस किया गया, क्योंकि वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, उसके ऑर्बिट के अंदर अपने उसके साइज से बड़ी चीजें मौजूद हैं, इसीलिए उसको सोलर सिस्टम से डिस्कार्ड किया गया। सर मियां जो एनीवेज, में येलो ड्वार्फ लिखा हुआ है। वो स्टार की डिफरेंट, देखें जब हम जनरल साइंस को हम पढ़ेंगे ना डिटेल के अंदर, एमसीक्यूज में जस्ट मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो एमसीक्यूज रिलेटेड आएंगी। जब आप स्टार को पढ़ेंगे ना, स्टार के डिफरेंट फेसेस होते हैं, रेड जाइंट भी होता है, देन वो ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ भी होता है, येलो ड्वार्फ भी होता है। वो स्टार के डिफरेंट यूज करना। जो ड्वार्फ प्लैनेट है वो स्टार, सन जो है वो प्लैनेट नहीं है। सन प्लैनेट जो स्टार है ना, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये दो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक कि वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है, दूसरा उसकी एक वो लाइट एमिट करता है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्टार की है। प्लैनेट जो है वो अपनी लाइट और एनर्जी को खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो बल्कि डिपेंड करते हैं एक स्टार के ऊपर उसकी एनर्जी लाइट के लिए। ये प्लीज शोर आ रहा है, ये देख लें अपने, आप देख कर बैठा करें कि आपकी सराउंडिंग में शोर ना हो, वरना डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। जब माइक बंद कर लिया करें अगर आपने नहीं बात करनी होती उस टाइम पे। ठीक है, थैंक यू। नंबर 22 है, विच टीम वाज द रनर अप इन पाकिस्तान सुपर लीग 2019? इनमें से कौन सी जो टीम थी वो 2019 के पाकिस्तान सुपर लीग का रनर अप थी? सर पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी को था वो रनर अप था, और जीता किसने था? सर क्वेटा ने। जीता था कोयटा। और अभी जो 22 का पीएसएल हुआ है उसको किसने विन किया है? लाहौर सर। लाहौर ने विन किया। ठीक है, और इसमें रनर अप कौन है? मुल्तान सुल्तान। ये लेटेस्ट वाले, और इससे एक साल पीछे यानी 2022 और 2021 का आपको पता होना चाहिए कि विनर और रनर अप कौन था पीएसएल का। ठीक है, यस सर। अच्छा, नंबर 23 है, विच डेजर्ट स्ट्रेचेस ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मियांवाली, भक्कर, खुशाब एंड डीजी खान? इनमें कौन सा डेजर्ट है जो इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर फैला हुआ है? और ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स है, किस प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट हैं ये सारी? ये सर पंजाब में आते हैं। पंजाब के अंदर आते हैं। ठीक है, और डेजर्ट कौन सा? पंजाब में डेजर्ट हैं कितने? सर ये तो चोलिस्तान है। सर ठीक है,
सर टोटल 5 है पाकिस्तान में, 2 पंजाब में। पंजाब में, ठीक है। दूसरा कौन सा है? चोलिस्तान तो इसका आंसर नहीं है। सर थल थल है ये। थल जो है, ये थल डेजर्ट जो है ये इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर फैला हुआ है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है कौन सा? सर वो यही तर है, तर। थर डेजर्ट जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और ये हम शेयर करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया Yes. में जो ये राजस्थान का इलाका है, ज्यादातर का जो ये थर का डेजर्ट है ना, ये इंडिया की तरफ है। हमारे यहाँ पे ये थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो थर डेजर्ट है, ठीक है। और ये Yes. अच्छा, इसमें डीजी खान का एक आया हुआ है, जिक्र हुआ हुआ है। तो डीजी खान जो है ना, आप ये भी चीज याद रखिएगा कि हमारे जो चारों प्रोविंसेस है ना, डीजी खान जो है वो उन सबको टच करता है। या Yes. कह लें कि वो डीजी खान जो है वो इन सब ये एक एमसीक्यूज भी बनकर आता है, और कुछ इस तरह से कि कौन सा इनमें से वो डिस्ट्रिक्ट है जो चारों सूबों को टच करता है, वो डीजी खान है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। Yes. अगला मैथ है, तो आप में से बताएं, कोई सॉल्व करिएगा। Which of the following is divisible by 2, 3 and 5? इनमें से वो कौन सा नंबर है जो तीनों पे डिविजिबल है? इसका मतलब, डिविजिबल होने का मतलब ये है कि अगर मैं उस नंबर को 2 पे डिवाइड करूँ ना, तो डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। 3 पे डिवाइड करूँ तब भी उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 5 पे डिवाइड करूँ तब भी उसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, रिमाइंडर, ठीक है। तो और आप माइंड यू के जो हमारे ये जो जीके के पेपर्स होते हैं, इसमें हमें कैलकुलेटर ले जाना अलाउड नहीं होता, Yes. sir. ठीक है। तो सर इसमें इसमें आप करके एलसीएम ले लेते होते हैं और जो आंसर आता है हाँ, फिर वो बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं। एलसीएम लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसको डिवाइड कर लेते हैं सारे नंबर्स पे बारी बारी करके, या नॉर्मली जो इजी टू, अगर जो छोटा नंबर 590 दिया हुआ है तो आप नॉर्मली आपको देखने से भी पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसमें बाय द वे 390 जो है वो करेक्ट है, Yes. sir. ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको सर कल एक होमवर्क दिया 590 था। से भी डिवाइड हो रहा है। अब 590 को डिवाइड करें, आई थिंक 3 पे ये डिवाइड सर नहीं होता। यस सर, 3 पे नहीं हो रहा 590। हाँ, 3 पे डिवाइड नहीं होता। अच्छा, मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था, आप में से किसी ने उसको देखा है घर जाके? सर वो अजूबो वाला। हाँ जी, 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड 7 मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो काफी इंपॉर्टेंट है, हमको पता होने चाहिए। उनमें से एक आधा पूछा होता है। अभी आगे के जब हम पेपर्स पे जाएंगे आप देखेंगे उसमें पूछा हुआ है। जैसे अभी आपको हमने कल एक एमसीक्यूज डिस्कस किया था कि अलेक्जेंड्रिया जो है वो कहाँ की सी पोर्ट है। ये कल हमने एमसीक्यू, इजिप्ट की इकलौती सी पोर्ट जो है वो अलेक्जेंड्रिया है। और इधर एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहते हैं उसको। ये जो है वन ऑफ द ओरिजिनल एंशिएंट जो वंडर्स है ना वर्ल्ड के, 7 ओरिजिनल वंडर्स जो थे एंशिएंट वर्ल्ड के, उसमें वन ऑफ दैट लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया उनका पार्ट है। इसके अलावा जो है मैं आपको बता देता हूँ, द 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड जो है वो उसमें एक था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स नहीं बने हुए, यस सर, वो एक उसका पार्ट थे। देन हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन जो है ये जो आजकल हमारा इराक है, वहां पे ये मेसोपोटामिया का इलाका था उस टाइम पे, और वहां के ये उसके उस सिविलाइजेशन को बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। वहां पे हैंगिंग गार्डन्स जो थे, ये नॉर्मली आप छतों पे कह लें कि ऊंची ऊंची छतों के ऊपर ना उन्होंने लेवल कुछ एक मतलब फर्स्ट फ्लोर पे बनाया हुआ है, एक सेकंड फ्लोर पे। ये अगर आप पिक्चर्स देखेंगे तो आपको पिक्चर्स में ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, ये ओरिजिनल एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर थे। देन टेंपल ऑफ आर्टेमिस, ये एक गॉडेस थी ग्रीक्स की, ये उसका मंदिर जो था वो भी एक एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से था। देन स्टैच्यू ऑफ ज़्यूस, ज़्यूस जो है ये एक ग्रीक गॉड है, उसका जो स्टैचू है वो भी एंशिएंट काफी बड़ा था और ये गोल्ड का बना हुआ था, ठीक है। और ये भी एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड में था। देन मौजोलियम एक है हेलिकार्नेसिस के अंदर,
वो एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है, देन कोलोसस ऑफ रोड्स है, एंड फाइनली लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये 7 जो है ये एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। और अब जो है वो मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो उनमें आता है, सबसे पहले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ Yes. चाइना जो है आपको स्पेस में से भी नजर आती है, ठीक है। और उसके Yes. बाद है ताजमहल। ताजमहल मुगलों ने बनाया था। देन रोम के अंदर है कोलोसियम। आपने वो ग्लैडिएटर्स की अगर मूवीज देखी हो तो उसमें वो कोलोसियम में दिखाते हैं। तो कोलोसियम वो एक एम्फी थिएटर टाइप जगह थी जहाँ पे सर जो गोल सी बिल्डिंग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ओपन एयर जो है, जिस छत नहीं है, और गोल से एम्फी थिएटर का एक उन्होंने सिनेरियो सा बनाया हुआ है जहाँ पे ग्लैडिएटर्स की अक्सर मूवीज की शॉट्स के अंदर भी नजर आ रहा होता है। वो कोलोसियम ऑफ रोम जो है वो भी मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से है। देन क्राइस्ट द रिडीमर, ये एक स्टैचू है जीसस क्राइस्ट का बना हुआ, काफी बड़ा है, ये भी एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से है। देन पेट्रा, मैंने आपको बताया था, एक पेट्रा जो है वो भी इनमें से एक है। इसके अलावा दो और हैं, एक था चीचन करके है, चीचन इट्जा, और फिर है माचू पिचू। ये दो आप कह लें वो हैं एरियाज टाइप हैं, इनकी भी कोई स्पेसिफिकेशन थी, पर आप ये इनके बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वो कुछ 2-3 वंडर ऑफ द वर्ल्ड दे देंगे, 3-4 ऑप्शंस में दे देंगे, और यहाँ पूछा होगा कि इनमें से बता दो कि एंशिएंट कौन सा है। या अगर 3 उन्होंने एंशिएंट दिए होंगे, एक उन्होंने मॉडर्न दिया होगा, तो पूछ लेंगे मॉडर्न में से वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ तो मॉडर्न वाले याद कर लें तो एंशिएंट वालों का आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जो मॉडर्न वाले नहीं होंगे वो एंशिएंट होंगे, या आप एंशिएंट वाले याद कर लें तो अगर वो ऑप्शन में आएंगे तो आपको मॉडर्न वालों का भी पता चल जाएगा। सही है, मैं इसकी लिस्ट आपको बना के एडमिन को कहूंगा कि आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दें, और आप एक दफा इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें भी इसको इंक्लूड कीजिएगा। और ताजमहल का स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जब पाकिस्तान अफेयर डिस्कस करना है सीएसएस के अंदर तो ये इतना इम्पोर्टेंट, सिर्फ एमसीक्यू से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, लेकिन पीएमएस के अंदर, क्योंकि अगर हम मुगल डायनेस्टी को हम पढ़ते हैं पीएमएस के अंदर, आपको मुगल डायनेस्टी से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। पीएमएस के अंदर आपको प्री पार्टीशन से पहले के क्वेश्चंस आते हैं, जबकि जो सीएसएस है उसमें प्री पार्टीशन में सिर्फ 2-3 टॉपिक्स ही हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एक्सपेक्टेड होते हैं कि आएंगे। इसके अलावा प्री पार्टीशन ज्यादातर नहीं पूछा जाता, वो एमसीक्यू बेस पे ही रहते हैं, ठीक है। तो आपको ताजमहल का जरूर पता होना चाहिए इन एनी केस कि ताजमहल बनवाया किसने, किस सिटी में है, किस रिवर के ऊपर है, और इसकी किसके लिए बनवाया गया था, और इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाय द वे, किसने बनवाया था ताजमहल? सर शाहजहां। शाहजहां ने। किसके लिए बनवाया था? सर अपनी बीवी के लिए बनवाया था, बीवी का नाम भूल गया हूँ। मुमताज बेगम। उसकी वाइफ, उसका नाम पता है आपको? मुमताज बेगम वही। ठीक है, मुमताज महल जो थी, जी जी। मुमताज महल नाम था उसकी वाइफ का, उसने उसके लिए बनवाया था, ठीक है। और ये 1632 में आई गेस इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और 1648 के अंदर ही जाके कंप्लीट हुआ था, यस। ठीक है। और इसको कंप्लीट होने से पहले ही शाहजहां के हाथ से जो रूल है उसके बेटे ने छीन लिया था। शाहजहां का बेटा कौन था जिसने उसके बाद थ्रोन अचीव कर लिया था? शाहजहां के बाद शाहजहां का कौन सा बेटा था? औरंगजेब। औरंगजेब। वो तो हुमायूं का बेटा नहीं था सर? नहीं 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 नहीं, आप हुमायूं तो बहुत पीछे चला गया है। हुमायूं जो है मुगल्स में से 2nd नंबर पे था ना। ठीक है सर। आप अकबर का जो बाप था वो हुमायूं था, ठीक है सर, बिल्कुल सर। ठीक है। तो शाहजहां का जो बेटा है ना, वो उसके 3 बेटे थे, और वो उन 3 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा जो था उसका, वो उसको देना चाहता था अपने बाद, उसका जो मुगल थ्रोन था वो उसको देना चाहता था, लेकिन औरंगजेब जो था उसने अपने दूसरे भाई के साथ मिलके हमला कर दिया था रियासत के ऊपर, और उसने फिर सीज कर लिया था थ्रोन को, ठीक है। और उसने ताजमहल बनने से पहले ही फिर अपने बाप को, शाहजहां को कैद करवा दिया था। यानी कि व्हाट एन आयरनी कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और वो अंदर नहीं जा सकता। इनॉग्रेशन के टाइम पर भी उसका जो सेल था, जिस सेल में उसको कैद किया था औरंगजेब ने,
उसकी खिड़की से ताजमहल नजर आता था। ठीक है, तो ताज, और वो देख देख कर रोता होता था शाहजहां। ये एक बहुत रियलिस्टिक किस्सा है ये, कि शाहजहां वो उस सेल से देख के ना रोता होता था कि मतलब मैं जा नहीं सकता अंदर। तो जो सिपाही उसको खाना देने आता था, वो सिपाही उसको देखता था रोते हुए, तो उसने जाके गुजारिश की औरंगजेब से, जब तक वो बादशाह बन चुका था, कि आपके वालिद साहब जो है वहाँ पे ताजमहल को देख के रोते हैं, आप मतलब उसको इजाजत दें कि वो अंदर जाके ताजमहल को एक दफा देख ले। तो औरंगजेब ने मतलब हुक्म दिया, डॉक्टर को बुलाया, एक उस टाइम पे जो भी डॉक्टर होते थे, तबीब होते थे, उनको बुलाया। उसने कहा कि मेरा बाप देख देख के ताजमहल को रोता है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लिटरली उसके पूरे डायलॉग्स हैं ये। उसने कहा कि मेरे बाप की आंखें निकाल दे, ना आंखें होंगी तो ना वो ताजमहल दिखेगा। तो व्हाट एन आयरनी, इतना ऐसे तो नहीं। और ताजमहल बनाने के चक्कर में शाहजहां ने सारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो खजाने थे उसने सारे खत्म कर दिए। तो जैसे कुछ ऐसा किसी ना किसी हाल में तो होता ही है, जवाल आया इसीलिए ही आया। अच्छा, मोहम्मद हारिस आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? सर वो जो 8वें अजूबे का सर, वो कह रहे हैं कुरम हाईवे का सर, वो फिक्स नहीं है या क्या मतलब है, वो नहीं आता इसमें अजूबे में, कुरम हाईवे जो है? गॉग में गॉग कह रहे हैं, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नीचे कहते हैं कि जो चाट रहे हैं उसको? नहीं नहीं वो कह सर, रहे हैं? 8वां सर, वो जो मॉडर्न मतलब अजूबे जो है सर, उसमें जो वो है कुरम हाईवे पाकिस्तान की, तो वो भी तो सर वो कह रहे हैं वो कि 8वां 8th अजूबा। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है। वो है नहीं, उसको हम लिस्ट के अंदर अच्छा शामिल नहीं करते, लेकिन वो कहा जाता है कि अगर 8वां अजूबा कंसीडर किया जाना होना तो वो इसको कंसीडर किया जाए, क्योंकि वो इतने शानदार तरीके से पहाड़ों में काट कर बनाया गया। और ये आज की बात नहीं, अब तो जस्ट उसको रिफाइन कर रहे हैं ना सीपैक के अंदर। ये बिल्कुल बनाया बहुत टाइम पहले था। इसका ओरिजिनल नेम जो है वो सिल्क रूट इसको कहते हैं। ठीक है सर। सिल्क राउट इसको यहाँ रूट कहते हैं। तो ये काफी पुराना, जब एंशिएंट चाइनीज जो सिविलाइजेशन थी वो उस जमाने से इसको यहाँ से ट्रेडिंग करते थे वो। ये तो अब उसको रिवाइव किया जा रहा है सीपैक के थ्रू, लेकिन ये पुराना काफी, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये अगर 8वां अजूबा इसको कंसिडर करना हो तो वो दुनिया में इसको कंसिडर किया जाएगा। जी ठीक है जी सर। बोले, क्वेश्चन बोले आप अलीजा अपना। सर आपने एक एमसीक्यू बताया था, वर्ल्ड लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर। सर मैंने जी ना जी। ये एक बुक में भी पढ़ा था, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया लिखा था, तो अभी आपने रशिया बताया, फिर मैंने गूगल पे भी देखा, वहां भी ऑस्ट्रेलिया आ रहा था, तो मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एफपीएससी और पीपीएससी के अंदर ना कुछ एमसीक्यूज जो है उन्होंने वो कंसिडर ही नहीं करते बाहर के डेटाबेस को। उनके पास जो अपना डेटाबेस है उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो एग्जैक्टली अगर आप वहां पे देखें ना एफपीएससी की साइट के ऊपर, वहां पे कुछ एमसीक्यूज का आंसर गलत भी होना तो उन्होंने जो उनके डेटाबेस में उसको वो कंसिडर करते हैं। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो पास्ट पेपर्स में करेक्ट होता रहा है। पर वैसे हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया जो है वो गूगल करके भी मैंने भी देखा है अभी, तो ऑस्ट्रेलिया ही आंसर आता है, लेकिन रशिया जो है वो एफपीएससी के डाटा रिकॉर्ड में है। ठीक है सर। ठीक ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब आपको ये सेंड कर दूंगा, ये एंशिएंट और मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दोनों। आप इसको प्लीज अपने नोट्स में टैली जरूर करवाइएगा, एक जगह पे लिख लीजिएगा इसको। और जब भी आपका कोई वन पेपर हो या जीके का हो तो आपने एटलीस्ट एक सेट का हो या फिर मॉडर्न का हो, क्योंकि एक आधा अगर एमसीक्यूज आएगा तो उसमें से यही होगा कि 3 उन्होंने अगर एंशिएंट के दिए हैं तो एक मॉडर्न का होगा, तो आपसे पूछा गया होगा कि मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से कौन सा वो बता दें। ठीक है। और बाकी ये है कि जो पेपर ये आज भी हमने एमसीक्यू डिस्कस किए, ये मैं आपको शेयर करवा दूंगा। आप किया ये करें कि आप अपने मोबाइल के अंदर ही इसको ना पिक्चर लेके इसके ऊपर ही सॉल्व करने के लिए ट्राई किया करें। मार्क कर लीजिए। अगर आपके पास कैम स्कैनर होगा तो आप मोबाइल के अंदर इसी को ही यूज कर सकते हैं और कैम स्कैनर के अंदर इसको इंपोर्ट करके वहां पे इसके ऊपर मतलब पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन के ऊपर। तो आपके पास भी ये रिकॉर्ड में जमा होती जाएंगे और आपकी इवैल्यूएशन भी होती जाएगी। और अगर फिर भी अब आप कहेंगे तो हम कल क्लास में के एंड पे 10-15 मिनट हम एक इवैल्यूएशन रख लेंगे, जिसमें मैं पास एमसीक्यूज आपसे पूछूंगा, तो आपने फिर बारी बारी करके बताना होगा। ठीक है, मैं नाम लेकर पूछूंगा, तो आप रिवाइज, ये जो 2 पेपर्स हमने डिस्कस किए अभी तक, इन्हीं में से पूछूंगा, तो आपने फिर बताना होगा, मैं नाम लेकर पूछूंगा।
ठीक है। ठीक है सर। और कल हम फिर देखेंगे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जब जैसी आपको लिंक आए विद इन